हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, डेफिनेट इंटीग्रल या इसको बोलते हैं हम निश्चित समाकलन। देखिए, अब लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर जो हमने क्लियर किया है इंटीग्रेशन का, समाकलन पढ़ा है उसमें, और मैंने उसी में आपको बताया था जो समाकलन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो निश्चित समाकलन और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन जो था वो तो हमने 9 चैप्टर में बिल्कुल क्लियर कर लिया है। हम उसी के आगे का पार्ट निश्चित समाकलन करने जा रहे हैं। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस निश्चित समाकलन में आपको समाकलन तो वही करना है, लेकिन निश्चित समाकलन में आपको लिमिट और दी हुई आएंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो कि मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। अब यहाँ ये निश्चित समाकलन हम यहीं पे डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में भी आपको चैप्टर नंबर 9 अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इसमें समाकलन करेंगे हम तो चैप्टर 9 की तो विधियाँ काम में आएंगी। तो चैप्टर 9 में हमने खूब सी विधियाँ पढ़ी है समाकलन ज्ञात करने की, सारी 9.67 तक सारी एक्सरसाइज क्लियर कर ली थी हमने। तो उसमें आपने काफ़ी विधियाँ पढ़ी हैं समाकलन ज्ञात करने की, और आपको पता भी चल गया होगा कि हम समाकलन किन किन विधियों से और कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अवकलन वो जो होता है वो समाकलन की एकदम उल्टी प्रोसेस है। तो और देखिए, मैंने आपको बताया था अनिश्चित समाकलन जो कि 9 चैप्टर में आपने पढ़ा है, मैंने उसे बताया था कि समाकलन का मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, यूनिक नहीं होता है वो, जबकि अवकलन का यूनिक बताया था। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जो निश्चित समाकलन आप पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उसका मान हमेशा यूनिक होगा। यूनिक होगा क्योंकि उसमें आपको लिमिट दी हुई आएंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो उन्हीं के बीच में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो उसका जो आंसर आपके पास आएगा वो यूनिक होगा। तो ये इनमें डिफरेंस है मेन तरीके से। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें हम स्टडी क्या क्या करने जा रहे हैं। और मैं देखिए आरबीएसई बोर्ड में कितने नंबर का टॉपिक आता है ये तो मैंने आपको उधर बता दिया था 9 चैप्टर में भी। इन दोनों चैप्टर में से हमारे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 6 नंबर के एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं आपके, हो सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी 10 चैप्टर की बनती है, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन के साथ साथ लिमिट भी सोल्व करनी होती है। तो लिमिट सोल्व करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हम उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन के थोड़े शॉर्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो भी हम इस चैप्टर में इसका स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसके स्टडी करेंगे, जो समाकलन का प्रथम सिद्धांत जिसे बोलते हैं। देखिए, आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन का फर्स्ट सिद्धांत पढ़ रखा है, फर्स्ट थ्योरी पढ़ रखी है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का फर्स्ट थ्योरी। तो देखिए, समाकलन का प्रथम सिद्धांत बोलिए उसको, या आप योगफल की सीमा के रूप में भी निश्चित समाकलन। तो आपके पास क्वेश्चन अगर आएगा इसमें से तो बोलेगा कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं बताती हूँ उस वे से करना है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ, आपको ये अच्छी तरीके से याद करने हैं। ये आपके पहले ही पढ़े हुए हैं, एपी जीपी से रिलेटेड है ये, जो आपने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रखी है उनसे रिलेटेड ये कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए ये रहे फॉर्मूले। देखिए, आपने पढ़ रखा है कि 1 2 3 यहाँ पे 1 + 2 + 3 ये होता है। तो n संख्याओं का योग कितना होता है ये आपको पता है, एपी से कर सकते हैं इसको। ये होता है n + 1/2 होता है ये n। मतलब अगर आपको बोले कि n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, 1 2 3 ऐसे हमको n तक दे रखी हैं, तो उसका योगफल आप डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे ये n + 1/2, क्योंकि ये कुछ फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं इस टॉपिक में। और देखिए, अगर आपको स्क्वायर का ये वर्ग पूछे n² तक, तो आपका इसको लिखेंगे n + 1 2n + 1/6। और क्यूब का ऐसे पूछेगा तो आप लिखेंगे n + 1/2 का आप क्या कर देंगे स्क्वायर, ये होता है क्यूब वाले का। और फिर देखिए, अगर आपके पास विषम संख्याओं का योग पूछे 1 3 5 और 2n - 1, ये विषम संख्याओं को दर्शा रहा है, तो उसका आप योग लिखेंगे n²। उसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको n की बताई है कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग कितना होगा, प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपने लिख दिया n + 1। इसके बाद आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि n- संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे तो 1 2 3 और यहाँ पे n लिखा है। आपके पास ऐसे भी कोई कंडीशन बन सकती है कि 1 2 3 और आपको ऐड करना हो कितनी संख्याओं तक, ओनली n - 1 तक। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं इसके साथ इसको समझा रही हूँ। देखिए, आपको अगर n दिया होता तो क्या फॉर्मूला लिखते थे आप, n × n + 1/2। तो इसमें n की जगह क्या लिख देंगे आप, n - 1, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, n की जगह आपने लिखा है n - 1, और आपको क्या लिखना है, n + 1 लिखना है आपको। n की जगह तो आपने n - 1 लिख दिया है। अब देखिए, n × n + 1 करना होता है, लेकिन आपको n की जगह आप n - 1 लिख रहे हैं और प्लस में 1, ये ठीक है। और यहाँ पे आप 2 कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, देखिए
n इंटू एन माइनस 1/2, ये बन गया क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n बचे यहाँ पे तो, और ये n माइनस 1 एज इट इज, और ये 2 आ गया। तो n माइनस 1 संख्याओं का योग करेंगे जब आप, तो n की जगह n माइनस 1 लिख देंगे, और सेम यही प्रोसेस इन दोनों में भी काम आएगी। देखिए अगर आपको स्क्वायर की n माइनस 1 संख्याओं तक का योग पूछेगा तो आप n की जगह n माइनस 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आपको n माइनस 1 लिखना है, और यहाँ पे आप n माइनस 1 लिखेंगे तो ये n हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू n माइनस 1 करेंगे आप, और ये प्लस में 1। तो कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है, n माइनस 1 संख्याओं का योग पूछेगा तो आप n की जगह n माइनस 1 लिख दीजिए, और सेम ऐसे इसमें होगा। तो ये थोड़ा बताने की बात थी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद देखिए आपने एपी में एन पदों का योग भी पढ़ रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स, एंड जीपी में भी आप सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ रखा है। तो इसके कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, एक तरीके से रिपीटेशन है, आप इनको एक जगह उतार लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले को हमारे बहुत काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताए हैं। देखिए एपी के एन टर्म्स का योग कितना करते हैं आप, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, डी क्या है यहाँ पे, डी है आपका सार अंतर, सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस है ये। और देखिए जीपी के एन पदों का योग जीपी में दो तरीके से आता है, यदि आर का मतलब कॉमन रेशियो, सार अनुपात है ये आर, और डी है कॉमन डिफरेंस, और ये है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, और आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लेके काम में लेंगे। अगर आर की वैल्यू एन के इक्वल है तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, तीनों अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके बाद आती है एक बात की 11th क्लास में आपने इस टाइप के कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। देखिए अगर आपके पास, देखिए आपने इस टाइप के कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 हो, और यहाँ पे देखिए e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, इस टाइप के आपने पढ़ रखे हैं, तो आप इसकी वैल्यू बिना सोचे समझे 1 कर दीजिए, क्योंकि आपने ये 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स 0 sin x अपॉन x की वैल्यू आप 1 करते हैं, tan x अपॉन x की वैल्यू 1 करते हैं आप, सेम उसी टाइप से इसकी वैल्यू भी हमें ऐसे ही करनी है, cos x की वैल्यू आप 1 करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले आपके वहाँ से ध्यान होने चाहिए, तो इस टाइप के फॉर्मूले भी आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट ही काम में आएंगे। आपने ये सब 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए इनको। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, कि हमारे क्वेश्चन किस स्टेप से आते हैं। देखिए निश्चित समाकल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इंटीग्रेशन ही करना है। मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, देखिए एफ एक्स, ये आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, मैंने एफ एक्स मतलब फंक्शन लिखा है, और एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स लिख दिया है। तो निश्चित समाकल की मेन आपको पहचान कैसे होगी, तो देखिए अगर आपको कोई बोले कि आपको इस इंटरवल में ए से बी लेकर बी के इंटरवल में आपको एफ एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आप उसमें अंश समाकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए अंश समाकल लगा देंगे आप तो आपका ये इंटरवल का मतलब क्या रह गया। आपसे बोला गया है कि आप इस इंटरवल में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको इस ये इंटरवल दे दिया है, तो इसका मतलब ए से लेकर बी तक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ए से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, बी पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लगाएंगे ए टू लेके बी तक इस टाइप से। तो ये हो गया आपका निश्चित समाकलन। और अंश समाकलन का मतलब आपको इंटरवल का आपको कोई महत्व नहीं रहता, आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ था वहाँ पे, ऐसे करेंगे आप। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो समाकल होता है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो समतल क्षेत्र आते हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं हम। तो अगर आपको समतल क्षेत्र में कोई लिमिट दे रखी है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही निकालना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है उसको तो बोलेंगे लोअर लिमिट। देखिए ये नीचे वाली लिमिट है, देखिए समाकलन नीचे तो आ रही है, इसको तो आप बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोलते हैं उसको। और जो ऊपर आती है, कहाँ तक खत्म हो रहा है आपका जो इंटरवल है, उसको आप बोलेंगे अपर लिमिट, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इसको आप बोल सकते हैं अपर लिमिट, और ये है लोअर लिमिट। और इनको सोल्व करना मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगी एक साथ, बिल्कुल सिंपल इनको सोल्व करना। और जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो सेम 9th एक्सरसाइज की तरह ही होगा। पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है, और लिमिट्स को आपको ऐसे कैसे ही रखना है, और जहाँ तक आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको लिमिट को सोल्व करना है। वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी जब आपके पास क्वेश्चन स्टेप से आएंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि लिमिट्स का मतलब हमारा क्या है और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 में चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रथम सिद्धांत से समाकलन ज्ञात करना। इसमें हमारे देखिए लिमिट का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें लिमिट के क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें प्रथम सिद्धांत से हल करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे उनको, और उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करना भी सीखेंगे। लेकिन 10.1 में हम प्रथम सिद्धांत से ये योगफल के रूप में निश्चित समाकलन ये सीखेंगे हम। तो देखिए 10.1, देखिए एक्सरसाइज 10.1 में आपका क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि योगफल की सीमा के रूप
में या ब्रैकेट में आपसे क्या लिखा हुआ है, प्रथम सिद्धांत से। तो देखिए क्वेश्चन सब समझ गए हैं। प्रथम सिद्धांत को या क्या बोलते हैं, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो निश्चित समाकलन से आप समझ गए। देखिए लिमिट इनको दे रखी है, तो लोअर लिमिट क्या है 3, 3 का मतलब कम है संख्या है, तो लोअर लिमिट है ये, और अपर लिमिट का मतलब है 5। देखिए नीचे 3 तो आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है 5, तो ये 5 बोलेंगे इसको अपर लिमिट, ठीक है। अब देखिए प्रथम सिद्धांत से आप सोल्व कैसे करेंगे। आपको एक सवाल का पैटर्न समझ में जाएंगे तो आपको सारे ही समझ में आ जाएंगे। देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट आपको 3 दे रखी है क्वेश्चन में, तो लोअर लिमिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से और अपर लिमिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ये आप ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए जो आपको ये लोअर लिमिट दे रखी है इसको आप ए से डिनोट करेंगे और अपर लिमिट को आप करेंगे डिनोट बी से। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए का मतलब मैंने बताया आपको लोअर लिमिट, ये आपको 3 दे रखी है और अपर लिमिट आपको क्या दे रखी है 5, b इक्वल्स टू 5। तो इस टाइप से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए आपको NH की वैल्यू निकालनी है। NH अभी आपको पता चल जाएगा किसे लिखते हैं आप, प्रथम सिद्धांत है जिसका आपको प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया है। तो आप NH की वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में रखें। NH की वैल्यू आती है b माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 3 गया तो कितना आएंगे 2, तो NH की वैल्यू 2 आएगी। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपकी ये सारी वैल्यूज काम में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए I इक्वल्स टू आप इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h के फॉर्मेट में आएगा जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए इसको आप किस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए h इंटू ऐसे ही लिखना है आपको सभी क्वेश्चन में एफ ए, और यहाँ पे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे आप एफ ए प्लस एच। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन में करना है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए एफ ए प्लस 2h। देखिए एच एच ऐड करते जा रहे हैं, मैंने ए में एच ऐड किया तो ये ए प्लस एच हो गया, इसमें मैं एच ऐड करूंगी तो ये ए प्लस 2h, आगे ए प्लस 3h आएगा। तो मैं डैश डैश करके लिख देती हूँ डैश डैश डैश, यहाँ पे एफ और यहाँ पे आ गया ए प्लस एन माइनस 1h। देखिए एन माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि पहले मैंने ए में एच ऐड किया था, तो यहाँ पे ए प्लस 0h, ए प्लस 1h, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, तो 0 से लेके एन तक करेंगे तो आप एन माइनस 1 टाइम ही तो आएगी। ये तो एपी का है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप ये फॉर्मेट ध्यान रखें, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके प्रथम सिद्धांत वाले हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए अब आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू आपको 3 मैंने लिख दिया है ना 3, तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रखें, यहाँ पे भी 3, जहाँ पे भी आपको ए दे रखा है वहाँ ए की वैल्यू आप रख दीजिए 3। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 h, और यहाँ पे आपको लिखना है f3, और यहाँ पे आपको लिखना है f3 प्लस h, और यहाँ पे आपको लिखना है f3 प्लस 2h, और यहाँ पे देखिए डैश डैश डैश, और यहाँ पे आपको लिखना है f और यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1h। इस टाइप से लिखना है आपको, सॉरी देखिए इस टाइप से लिखना है आपको 3 प्लस एच। ए की जगह मैंने कुछ भी नहीं किया है, ओनली ए की वैल्यू रखी है 3। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब आपको फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। देखिए आपको वही फंक्शन दे रखा है, फंक्शन किसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए फंक्शन जो आपको दे रखा है कि स्टार्टिंग में क्या दे रखा है आपको x माइनस 2, यही तो है फंक्शन। तो आप फंक्शन को भी अलग लिख दीजिए चाहिए तो एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है x माइनस 2, इस टाइप से दे रखा है आपको x माइनस 2। और मैं आपको फंक्शन की वैल्यू रखना आपको पहले ही सिखा दिया था। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे y आएगा तो आप क्या करेंगे y माइनस 2, अगर आपके पास x की वैल्यू 5 आती है तो f5 आता है तो आप x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 2 तो f5 की वैल्यू आएगी 3 आपके पास। अगर आपके पास x की वैल्यू 2 रखवाता है, देखिए अगर आपके पास x की वैल्यू 2 रखवाता है तो आप क्या करेंगे 2 माइनस 2 0 आएगी f2 की वैल्यू। अगर आपके पास x की जगह 3 रखवाता है, f3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो सेम इसी टाइप से देखिएगा, जहाँ आपको यहाँ पे x की जगह जो भी दिया आएगा उसको आप ऐसे कैसे लिखिए, उसमें से 2 माइनस कर दिए, वो इसके मतलब कंक्लूजन ये निकला आपका। देखिए अब आपको f3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 2, तो आप 3 माइनस 2 लिख दीजिए एक बार। तो देखिए हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप वाइज सोल्व करते जा रहे हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 h, और f3 की वैल्यू पहले मैंने स्टार्टिंग में रखी है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं 3 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लस एच दे रखा है, और मैंने बताया था आपको x दे रहा है तो x में से 2 माइनस करते हैं हम। यहाँ पे 3 प्लस एच दे रखा है तो 3 प्लस एच में से भी 2 माइनस कर दीजिए आप। देखिए 3 प्लस एच और माइनस का 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं आप। और ऐसे ही देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2h दे रखा है तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 प्लस 2h और माइनस का 2 कीजिए ऐसे, और डैश 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 आगे ये आगे चलते रहेंगे ऐसे। और यहाँ पे देखिए आपका 3 प्लस एन माइनस 1h दे रखा है तो इसमें से भी 2 माइनस कर दीजिए आप। देखिए 3 प्लस एन माइनस 1h और माइनस का 2, इस टाइप से।
तो ये मैंने लिख दिया है, फंक्शन की वैल्यूज़ मैंने निकाल दी हैं। अब देखिए 3 में, अब इनको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और ये 3 माइनस का 2 हुआ तो प्लस का 1, 1 प्लस एच, यहाँ पे भी 1 प्लस 2h, और यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1h। ये आपको पता चल रहा है, तो यहाँ पे 1, 1 प्लस एच, 1 प्लस 2h और 1 प्लस n माइनस 1h। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। अब देखिए आपके 1, देखिए 1 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, देखिए इसमें भी आएगा 1, और सभी ब्रैकेट में आगे भी चलता रहेगा। देखिए लास्ट ब्रैकेट में भी 1 आपका आ रहा है। तो देखिए आपका 1 देखिए कितनी बार आ रहा है, एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, तीसरी बार ये रहा, और यहाँ पे n बार यहाँ पे है। देखिए आपने क्या किया था, स्टार्टिंग में n ही तो टर्म लिए थे। जो आपका ये फॉर्मूला था, कितने टर्म्स थे इसमें, n ही तो टर्म थे। देखिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और n माइनस 1 का मतलब ये है कि n वाई टर्म है, लेकिन यहाँ पे आपने a प्लस 0 से शुरू स्टार्ट किया था, तो ये n माइनस 1 पे खत्म होगा। इसका मतलब n ही टर्म है। टोटल कितने टर्म है, ये n टर्म है। तो इसमें 1 कितनी बार आएगा आपका, 1 यहाँ पे एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और यहाँ पे ऐसे जाएगा तो n बार। तो आपका 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे n बार आ रहा है। n बार आ रहा है तो आप 1 को n बार ऐड करेंगे। मान लीजिए आपको 1 है, 2 बार दे रखा होगा तो 1 प्लस 1, इसको आप 2 लिख सकते हैं। अब आप मान लीजिए 1 आपको 5 बार दे रखा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इस टाइप से, और इस टाइप से 5 बार दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरी, आपको कितनी बार दे रखा है, आपको पता है 5 बार दे रखा है, तो आप 5, और क्या दे रखा है आपको 5 बार 1, तो 5 × 1 = 5 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 दे रखा है, 1 प्लस 1 दे रखा है, आपको 10 बार दे रखा है, आपको 10 बार दे रखा है, तो आपको बार बार लिख कर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे 1 × 10 = 10 आएगा उसका आंसर। इसको ऐड करेंगे तो 10 ही तो आएगा, जैसे इस स्टेप से मैंने बताया था। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आपको 1 + 1 + 1 दे रखा है n बार दे रखा है, तो इसकी वैल्यू किस टाइप से निकालेंगे, 1 को n बार ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, n × 1, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, n ही तो आएगी। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h तो दिया हुआ है, और ये कर दीजिए आप n × 1, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपने यहाँ पे 1 तो ले लिए सारे, ये भी बन गया, ये भी बन गया, यहाँ पे बचा h, 2h, आगे 3h आएगा, 4h, और यहाँ पे लास्ट में है n माइनस 1h। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, h कॉमन ले लीजिए सब में, तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1, 2 और 3 और डैश 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 आगे चलता रहेगा आपके पास n माइनस 1। इस टाइप से देखिए ये ऐसे बचेगा आपके पास। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास ये तो n आ ही गया, और देखिए 1, 2, 3, ये n माइनस 1 प्राकृत संख्याओं का योग। कैसे क्या करेंगे आप n माइनस 1 संख्याओं का, मैंने बताया था आपको निकाल के। n का तो आपको पता ही है, n × n + 1/2, तो n की जगह आप क्या रखेंगे, n माइनस 1, तो आपके पास आएगा n × n माइनस 1/2। तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये फॉर्मूले हमारे क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आप इसकी वैल्यू लिखते जाइए और आपके पास सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। देखिए h, ये तो आया n, और यहाँ पे h है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n × n माइनस 1/2, इस टाइप से आएगी। तो ये हमने लिख दी है इसका ऐसे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको h दे रखा है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस है यहाँ पे, देखिए प्लस ही तो है यहाँ पे, प्लस। अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे आप, h यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो आप इन सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे भी। देखिए अब यहाँ तक सॉल्यूशन होने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो आपको n और h दे रखे हैं उनको मिला के आपको NH बनाना होता है। क्या बनाना होता है, NH। क्यों, क्योंकि आपको NH की वैल्यू पता है। देखिए NH की वैल्यू आपने 2 निकाल ली है, तो NH की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, इससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप NH बनाएं। तो देखिए अगर आप h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे NH बन गया, और इधर भी देखिए आप NH बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए पहले आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए n को आप h से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये NH बना, NH, और देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे बन गया h², h तो पहले से था, एक और h मल्टीप्लाई हुआ h² आ गया, और यहाँ पे n × n माइनस 1/2। ऐसे कैसे, अब देखिए यहाँ पे n का एक तो ये टर्म है, n की एक टर्म ये है, तो एक h को तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक h को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इस स्टेप से आपके दोनों NH बन जाएंगे और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए NH, और यहाँ पे देखिए आपने एक h को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए NH लिख दिया मैंने, और दूसरे h को आप अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया। अब आप कॉमन लेके देख लीजिए, h² ही बन रहा है ये, और 2। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, NH की वैल्यू रखनी है डायरेक्ट। NH की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, NH की वैल्यू 2 है, तो NH की वैल्यू आप 2 रखिए यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2, और यहाँ पे 2 माइनस h आया यहाँ पे, और यहाँ पे आया 2, ठीक है। देखिए 2 आ गया इसे। अब देखिए इसमें आप करेंगे इसको सोल्व, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो कितना बचा, 2 + 2 - h, तो 4 - h बचा। अब h की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो 4 - h में आप h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना बचा आपके पास, 4।
तो ये 4 इसका आंसर है। तो इस टाइप से ये प्रथम सिद्धांत है। देखिए कितना लेंदी हो गया है। इस टाइप से आपको इसको सोल्व करेंगे तो आपके अगर प्रथम सिद्धांत से आता है तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ए की वैल्यू रखिए और उसको आप फंक्शन की वैल्यू रख सकते हैं, सोल्व कर दीजिए। देखिए इसमें कुछ ध्यान रखने की बात नहीं है, बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना था कि आपको ये फॉर्मूला लिखना है और इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। देखिए एच इंटू एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h और एफ ए प्लस एन माइनस 1h, इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से आपको प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको प्रथम सिद्धांत से या योगफल की निश्चित सीमा के रूप में आपको इसका समाकलन निकालना है। तो इसमें भी आपको वही करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट को आप ए से डॉट करेंगे और अब अपर लिमिट को बी से। तो देखिए इसमें तो कॉन्सिडेंटली आपको ए और बी ही दे रखी है अपर लिमिट, तो ए और बी दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि आप लिखें अपर लिमिट ए इक्वल्स टू ए, ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में एन एच की वैल्यू निकाल दीजिए। एन एच की वैल्यू क्या आती है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए आप ऐसे लिख दीजिए इसको, तो बी माइनस ए आ गई इसकी वैल्यू। तो आपके पास इंटीग्रेशन किसका करवा रहा है, फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर और एक्स के रिस्पेक्ट में करवा रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू भी आप अलग लिख ही दीजिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में काम आती है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको वही फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। आई इक्वल्स टू आपके पास आता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 इंटू एच, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सेम ऐसा ही एफ ए, यहाँ पे आता है एफ ए प्लस एच और यहाँ पे आता है एफ ए प्लस 2h और उसके बाद प्लस में डेस 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 एफ और यहाँ पे आता है ए प्लस एन माइनस 1h, इस टाइप से ऐसे। तो या ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना था। उसके बाद देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, फंक्शन की वैल्यू रखते जाना है। अब देखिए अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स का आप स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे जो भी रखेंगे आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ। अगर आप एक्स की जगह ए रखेंगे तो एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर। ए प्लस एच रखते हैं तो ए प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। सेम ये रखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू रखते हैं हम, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आया एच। अब देखिए एफ ए रखते हैं इसकी जगह तो ए का स्क्वायर हो गया, तो मैं लिखती हूँ इसको डायरेक्ट ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस एच है एक्स की जगह, तो आप ए प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ए प्लस एच का स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पे इसका किसका करेंगे आप, ए प्लस 2h दे रखा है तो ए प्लस 2h का स्क्वायर कर दीजिए। और ऐसे ही डैश 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 चलेगा और आपको स्क्वायर करना है ए प्लस एन माइनस 1h का होल ऑफ स्क्वायर, वही ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए कुछ ना कुछ आपको इन सभी ब्रैकेट में से कॉमन मिल रहा होगा, तो उनको तो आप एक साथ लिख दीजिए। जैसे कि पहले लास्ट क्वेश्चन में आपको 1 मिला था, 1 + 1 + 1 n बार, तो उसको आपने क्या लिखा था n × 1। इसी टाइप से इन सभी ब्रैकेट में आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। तो देखिए अब हम देखते हैं सभी ब्रैकेट को खोल के, तो इसमें क्या कॉमन मिलता है आपको। देखिए यहाँ पे तो h तो ऐसे कैसे है, यहाँ पे आया ए स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को खोलिए आप, क्या आएगा, यह आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, ये आया आपके पास। और इस टाइप से आप इसको भी खोलिए तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर और प्लस में आया 4h, ये है आपके पास। और इसी टाइप से आप सेम इसको भी खोलिए तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर और ये आएगा एच स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2a n माइनस 1h, ये है आपके पास। देखिए सॉरी यहाँ पे ए भी है, देखिए इसको आप लिखिए 4ah ऐसे, ठीक है। देखिए आपके पास ये आएगा, आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। देखिए स्टार्टिंग में ये रहा, तो देखिए यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है आपका n बार। ए स्क्वायर को आपने n बार ऐड किया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस उसके n बार आपने ए स्क्वायर को ऐड किया है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, देखिए मैंने आपको 1 बताया था, 1 + 1 + 1 n बार होता है, तो n × 1 किया था आपने। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो n × a स्क्वायर कर दीजिए आप, बात वही है। तो देखिए हम n × a स्क्वायर लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर अब आपने एक साथ ही लिख दिया है n a स्क्वायर। देखिए n × a स्क्वायर आपने लिख दिया है, तो अब a स्क्वायर तो वहाँ पे चला गया है, वो तो आपने लिख दिया है अलग। अब बात करते हैं हम। देखिए एच स्क्वायर इस टर्म में भी दे रखा है। देखिए मैं दूसरे कलर के पेन से दिखाती हूँ आपको। देखिए ए स्क्वायर की तो बात खत्म हो गई यहाँ, इसको भी हमने क्लियर कर दिया है, सभी ए स्क्वायर को तो हमने अलग से लिख दिया है ये वाला टर्म। अब देखिए दूसरी बात करते हैं हम, एच स्क्वायर यहाँ पे भी दे रखा है, एच स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी दे रखा है, एच स्क्वायर यहाँ पे भी दे रखा है और बीच के सभी टर्म्स में भी दिया होगा, तभी तो लास्ट तक आया है ये। तो देखिए अब हम ये दूसरी जो टर्म है आपकी, इसमें से एच स्क्वायर को कॉमन लेते हैं दूसरी टर्म में से। तो देखिए अब एच स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे, देखिए
एच स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1, देखिए यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे प्लस में कितना आया 4, एच का कॉमन लिया तो 4 ही तो बचा यहाँ पे। और ऐसे ही आगे कितना बचेगा, देखिए 1 4, इनमें क्या ऑर्डर आ रहा है, सीरीज टाइप में दे रखा है आपको ये, देखिए 1 4 9 16, तो स्क्वायर टाइप से दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9। चाहे आप लिखे चाहे ना लिखें, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, चाहे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर का क्या दे रखा है कोएफिशिएंट आपको, प्लस में n-1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से समझ जाएंगे कि आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना था, चाहे आप 9 लिखें चाहे ना लिखें। देखिए इस स्टेप से मैंने दूसरा जो आपका टर्म है उसका भी मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। अब आपका बच रहा है तीसरा। तो देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2ah है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 4ah, और यहाँ पे है ये 2an-1h। देखिए सभी में 2ah कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं 2ah ही कॉमन लेते हैं। देखिए बीच में भी कॉमन आ जाएगा जब लास्ट में ये आ रहा है, तो प्लस में करती हूँ 2ah, और यहाँ पे कितना कॉमन आया स्टार्टिंग में आपके पास आया कॉमन 1, और यहाँ पे कितना आएगा 2ah कॉमन लेंगे तो आप 2, और यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो देखिए 2a तो ये कॉमन चला गया, h भी कॉमन चला गया, कितना बचा n-1, तो n-1 और ऐसे और ये ऐसे। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्यूशन करना होता है। अब देखिए अब इन दोनों में आपको फॉर्मूले लगाने हैं। देखिए ये स्क्वायर का है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक है n तक या n-1 तक, तो n-1 का। तो आपने n का तो पढ़ रखा है स्क्वायर का, आपका स्क्वायर का फॉर्मूला आता है n इंटू n+1 इंटू n+1 अपॉन 6 आता है, तो आपको वहीं n की जगह n-1 लिखना है। और ये देखिए 1 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ऐसे चलता है, तो n-1 तक है या n तक, तो इसमें आपने n का पढ़ रखा है n इंटू n+1/2, तो इसमें आप क्या करेंगे n की जगह n-1 लिखेंगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू n-1/2। देखिए इन दोनों के फॉर्मूला लगाती हूँ मैं n-1 टर्म्स के लिए। देखिए आप अब ये मैंने फॉर्मूला लगा दिए, स्क्वायर वाला है ये n-1 टर्म के लिए, और ये डायरेक्ट प्राकृत संख्याओं का योग का है, n-1 प्राकृत संख्याओं का योग का ये फॉर्मूला बनता है आपका। अब देखिए आपने सभी फॉर्मूले लगा लिए, इसके बाद आपको किस स्टेप से करना है, मैंने जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको कोशिश ये करनी है कि आपका NH ही बने, क्योंकि NH की वैल्यू आपको पता होती है, तो आपको NH ही बनाना है। तो NH देखिए आप H को N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी NH बन जाएगा, यहाँ पे H स्क्वायर दे ही रखा है, और H इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो H क्यूब बनेगा। अब देखिए आपके पास n कितने दे रखे हैं इसमें, n देखिए एक तो n का टर्म ये रहा, n का टर्म ये रहा, और n का ये रहा, तो n की भी आपको 3 दे रखी है, और h भी आपके 3 आ गए हैं, तो तीनों से आप एक h को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, एक h को यहाँ, एक h को यहाँ, और यहाँ पे देखिए आपको एक ही h दे रखा है, ये वाला h मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 h जाएंगे, और यहाँ पे n की टर्म भी आपको 2 ही दे रखी हैं, तो एक h को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका NH बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये दिमाग लगा के आपको NH ही बनाना है। तो NH इंटू ए स्क्वायर मैंने लिख दिया इसको, और यहाँ पे देखिए मैं तीनों H को मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्ट, एक H को तो मैंने ऐसे लिख दिया, दूसरे H को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, और तीसरे H को मैं लिख रही हूँ 2NH माइनस का H। देखिए मैंने H सभी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे 2a तो कॉन्स्टेंट, इसको तो मैंने बाहर लिया, और H को मैं एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दूसरे को मैं लिखती हूँ ऐसे, और यह आया बाई 2 ऐसे। इस टाइप से आया। अब NH की वैल्यू आप रख दीजिए। देखिए तो NH की वैल्यू आपके आती है लिमिट h टेंड्स टू 0, NH की वैल्यू कितनी आती है b माइनस ए, यही तो आपको दे रखी है, देखिए NH की वैल्यू यही तो आपको दे रखी है, तो ये आप b माइनस ए रखिए, और a स्क्वायर ऐसे कैसे, यहाँ पे देखिए b माइनस ए, और यहाँ पे देखिए b माइनस ए, ये तो NH की और माइनस h है, h और है, तो ये मैंने लिख दिया ऐसे, और इंटू में देखिए 2NH है, तो क्या करेंगे आप 2 इंटू बी माइनस ए, और यह है माइनस का h, और अपॉन में 6 आपको लिखना है, और प्लस में 2a ऐसे, NH की वैल्यू b माइनस ए, और यहाँ पे है b माइनस ए माइनस का h, और बाई में 2, और ऐसे सोल्व करना है आपको। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो h आपको कहीं पे भी हर में नहीं दे रखा है, अगर आपको हर में h दिया हुआ आता तो ये तो आपका अपरिभाषित फलन बन जाता। तो इस देखिए ये तो बिल्कुल अच्छा काम हो गया है, आप h की वैल्यू 0 रख दीजिए, इससे आपका फंक्शन अच्छा सॉल्व हो जाएगा। h की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा b माइनस ए, और इंटू में भी b माइनस ए ही आएगा, देखिए क्योंकि तो s तो 0 हो गया, और यहाँ से देखिए 2 इंटू बी माइनस ए आएगा आपके पास, तो ये लिख दीजिए 2 इंटू बी माइनस ए, क्योंकि h ये 0 हो चुका है, और अपॉन में 6 लिख दीजिए आप 6, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और तो प्लस में आपके पास आएगा a इंटू बी माइनस ए, और इंटू में भी आपके पास b माइनस ए ही आएगा।
कि अब इन तीनों में से आपके बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कीजिए, आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो बस मैंने आपको ये बता दिया है कि इस तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।